अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करना है? दिस इज इंपॉर्टेंट, रजिस्टर्ड पर्सन को। रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। किस चीज का? मैन्युफैक्चरिंग का। ऑफ कोर्स इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई का, स्टॉक का, आईटीसी का, आउटपुट टैक्स का। अब जैसे मेरे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैं क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करूंगा बताओ? मेरे जो इनवर्ड सप्लाई है और मेरे जो आउटवर्ड सप्लाई है। स्वाभाविक बात है, इनवर्ड सप्लाई है तो साथ में इनपुट टैक्स भी आ जाएगा, आउटवर्ड सप्लाई है तो साथ में आउटपुट टैक्स भी आ जाएगा, और स्टॉक का तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये कोई खास बात नहीं हुआ। दिस इज सिंपल, आई बिलीव। अगर आपके मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है तो हर प्लेस ऑफ बिजनेस का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा और वो रेस्पेक्टिव प्लेसेस में रखना पड़ेगा। क्या मैनुअल फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है? ना, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं। यस, ये रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करने पड़ रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन। दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन मान लो आप वेयरहाउस के ऑपरेटर हैं या आप ट्रांसपोर्टर हैं, तो आपको भी तो गुड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे ना। आप किसका गुड्स ट्रांसपोर्टर ले रहा है, कहां उसको डिलीवर कर रहा है, वेयरहाउस कीपर किसका गुड्स रखा है अपने गोडाउन में, तो ये रिकॉर्ड्स भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। थ्री एंड फोर इज सिग्निफिकेंट। कमिश्नर किसी के लिए भी रिकॉर्ड्स बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। 3 बोल रहा है बढ़ा सकता है, 4 बोल रहा है थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता है। 6 क्या है? मान लीजिए अगर आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं लेकिन हम सब्सिक्वेंटली नोटिस करते हैं कि स्टॉक रजिस्टर से हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो गुड्स आया कहां, गया कहां, कहां से आया, कहां गया, दैट मीन्स दीज आर नॉट अकाउंटेड फॉर। या आपका कोई आउटवर्ड सप्लाई पकड़ में आता है विच इज नॉट अकाउंटेड फॉर, मतलब रिकॉर्ड्स में वो है नहीं, इट्स नॉट अकाउंटेड फॉर, तो ऑब्वियस है ऑफिसर उस पर जीएसटी लगाएगा। यस और नो? यस, यू मस्ट रीड पॉइंट 6। मुटाटिस मुटांडिस होता है कि मान लीजिए, ओके, क्लासिफिकेशन आपको याद है? क्लासिफिकेशन एचएसएन कोड देना पड़ता है। एचएसएन कोड में जो 6-8 डिजिट होते हैं उसमें चैप्टर का नाम आता है, हेडिंग का नाम आता है, सब हेडिंग ऐसे रहता है। तो हेडिंग के बहुत सारे रूल्स हैं उसके, वो आपके सिलेबस में नहीं लगता है, कस्टम्स में आता है, जीएसटी में नहीं आता है। हेडिंग्स के बहुत सारे रूल्स हैं। जो हेडिंग के रूल्स है वही सब हेडिंग के भी रूल्स हैं, कस्टम्स में आता है। जैसे हेडिंग कैसे पढ़ना है, सब हेडिंग कैसे पढ़ना है, इस प्रकार के रूल्स। तो हेडिंग के मैंने 10 रूल बनाए। दिस इज टू आइडेंटिफाई एचएसएन कोड। सब हेडिंग के भी मैंने 10 रूल बनाने थे, मैंने 10 रूल नहीं बनाए। मैंने बोले सब हेडिंग के वही रूल्स अप्लाई होंगे जो हेडिंग के थे, मुटाटिस मुटांडिस। इसका मतलब हेडिंग वाले ही रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन वहां जहां जहां हेडिंग लिखा हुआ है आप वहां वहां सब हेडिंग पढ़ लीजिए। यस,
सपोज कहीं जाके मैं अदर सोर्सेस में लिख दूं कि अदर सोर्सेस के डिडक्शंस पीजीबीपी से डिट्टो थे में मोटाटिस मोटांडिस, मतलब वहां पढ़ना वही है, लेकिन वहां जहां जहां पीजीबीपी लिखा हुआ है वहां आप अदर सोर्सेस पढ़ लें, चलेगा। इसमें सेक्शन 36 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये रिकॉर्ड्स आप एक बार मेंटेन कर लें, आपको एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट है, एनुअल रिटर्न कब लगता है? साल खत्म होने के बाद 31 दिसंबर। यस, वहां से 72 मंथ्स, जो अप्रोक्सीमेटली 6 इयर्स हो गया, लेकिन आप पेपर में 72 मंथ्स ही लिखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आप 6 इयर्स लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन मोर और लेस फॉर आवर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, रिकॉर्ड्स एक बार आप मेंटेन कर लें, उसको एनुअल रिटर्न से 6 साल तक प्रिजर्व करना पड़ेगा आपको। अभी रुक जाएं, अगर कोई अपील आपका चल रहा है तो वो अपील तो 10 साल भी हो सकता है चले, तो ये थोड़ी है कि 72 मंथ्स के बाद रिकॉर्ड्स को फेंक देंगे। तब तो अपील चलेगा, तब तक तो रखना पड़ेगा, हाँ या ना? तो रिकॉर्ड्स हम लोग को प्रिजर्व करना पड़ता है एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से 6 साल, या जब अपील डिस्पोजल हुआ वहां से 1 साल, विच एवर इज लेटर। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू विल रीड इट, और हम लोग यहां पे किसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, बट यू विल रीड बोथ द पैराग्राफ्स। यस, क्या चीज? नहीं, कॉर्पोरेट लॉ में आपका 8 साल 16 साल है, तो नहीं 16 साल भी है कुछ एक रिकॉर्ड्स के लिए, कुछ एक के लिए परमानेंटली यू हैव टू प्रिजर्व। नहीं, जीएसटी के लिए ये है, जीएसटी ऑफिसर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को कैसे परमानेंट रिकॉर्ड्स आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। कॉर्पोरेट लॉ में 8 साल है, बट एज फार एज आई रिमेंबर कैश बुक के लिए 16 साल है। चेक कर लेना, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट। बोलो, रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करना पड़ेगा? 72 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, और whichever is later। अब हम लोग जो है उसका डिटेल्स थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। हम लोग अभी तक बोले थे, देखो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आउटवर्ड सप्लाई, आउटपुट टैक्स, इनवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स, क्रेडिट, स्टॉक, ये सब मेंटेन करो। अब हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और आरसीएम का भी अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, और सारे डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई वगैरह भी हम लोग को चाहिए। तो बढ़ गया। इतना हेडेक ही मत लेना, सिंपली एक बढ़िया सॉफ्टवेयर ले लेना, डेटा उसमें डेली एंट्री करना, सब रिकॉर्ड्स अपने आप ने। बाय अ गुड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सब वहीं से निकल जाएंगे, कुछ नहीं करना। अब कॉम्पोजिट डीलर को तो छोड़ दिया हम लोग, लेकिन बाकी को बोल रहे हैं जो स्टॉक का तुम डिटेल्स मेंटेन करोगे ना, उसमें वो सारा होगा, ओपनिंग बैलेंस,
आया कहां से, स्टॉक इन, स्टॉक आउट, स्टॉक डिस्ट्रॉयड, क्लोजिंग बैलेंस सब मेंटेन होगा। यू नो दीज थिंग्स। स्टोर्स ले जब ऐसे ही मेंटेन करते हो मटेरियल्स में। प्लीज रीड 1 and 2। ये मतलब रजिस्टर्ड पर्सन के लिए उसके अलावा और रिकॉर्ड्स बढ़ा दिया हमने। तो इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स के अलावा उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट आरसीएम, उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। स्टॉक का क्या मेंटेन करना है वो मैंने बता दिया। इन आउट सब मेंटेन होगा। एडवांसेस का भी अलग से मेंटेन करो, क्योंकि तो एडवांसेस में तो आपको जीएसटी देना पड़ता है ना। मे बी इट्स नॉट एन आउटवर्ड सप्लाई, बट टाइम ऑफ सप्लाई रूल्स के हिसाब से तो देना पड़ता है, इसलिए एडवांसेस का भी अलग रिकॉर्ड्स चाहिए हमको। फिर से मैंने कंपोजिट डीलर को छोड़ दिया और अब बोला है कि आप मेंटेन करो टैक्स पेबल, कलेक्टेड एंड पेड, इनपुट टैक्स, क्लेम्ड, रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, एटसेट्रा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप पहले पॉइंट 4 रीड करो। 4 को मैं नया ज्यादा कुछ नहीं मानता हूं। ये जो इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स का जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहा था उसका डिटेलिंग है और कुछ नहीं है। डोंट यू थिंक सो? मैं बोल रहा हूं पॉइंट नंबर 2 और 4 डिटेलिंग है। 2 स्टॉक का डिटेलिंग है और 4 इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई का डिटेलिंग है। हाँ उसी का, लेकिन वो तो कवर था ना वहां पर। खाली आपको ध्यान रखना है आरसीएम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एडवांसेस का मैंने जोड़ दिया है। यस और नो? अब ये जो मैं मेंटेन करूंगा इसमें मेरे सप्लायर और क्लाइंट्स के मेरे पास एड नेम और डिटेल एड्रेस सब होने चाहिए। मैं जहां जहां गुड स्टोर करके रखा हूं उसका डिटेल एड्रेस होना चाहिए। मतलब आज मेरे केस में आप लोग सबका मेरे पास नाम और एड्रेस होना चाहिए। तो जो मैं रजिस्टर मेंटेन करता हूं आउटवर्ड सप्लाई का, उसी में मैं कर लूंगा। मैं तो एक रजिस्टर मेंटेन करूंगा आउटवर्ड सप्लाई का, तो उसमें तो वैसे भी मेरे को बताना पड़ेगा कि इस दिन ये सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ, इस दिन ये इनवॉइस जनरेट हुआ, हाँ या ना। लेकिन साथ साथ अगर मैं आप लोग का उसमें नाम एड्रेस डालूं तो एक में सब हो जाएगा। यस और नो? अगर मैं एक ऐसा डिटेल मेंटेन कर लूं जिसमें डेट, टैक्स इनवॉइस नंबर, क्लाइंट का नाम, एड्रेस, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी नहीं, एक्चुअली जीएसटी यहां लिखा हूं लेकिन अल्टीमेटली वो होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, रेट और डिस्क्रिप्शन की कमर्शियल कोचिंग सर्विस है। मैं मेंटेन करूं तो आप देखो सब आ जाता है इसमें। सप्लाई का डिटेल अलग मांगा, क्लाइंट का एड्रेस वगैरह अलग मांगा। अगर मैं एक सिंगल एक्सेल शीट में ये सब मेंटेन कर लो तो एवरीथिंग विल कम वेल, आपका सारा कंप्लायंस हो गया। कैन आई प्रोसीड अहेड? अभी गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर आप कहीं स्टोर किए गुड्स को अदर देन द डिक्लेयर्ड प्लेस तो नेचुरली माना जाएगा कि वो अकाउंटेड फॉर नहीं है और उस पर जीएसटी लगा देगा ऑफिसर। आपके हिसाब से आपके गुड्स 4 वेयर हाउस में है, लेकिन वो और 2 वेयर हाउस में मिल गए। वो अकाउंटेड फॉर नहीं थे, गवर्नमेंट को डिस्क्लोज भी नहीं था, रिकॉर्ड्स में भी नहीं था, तो उस पर ऑफिसर टैक्स लगाएगा विद इंटरेस्ट पेनल्टी।
ये आप रिकॉर्ड्स रखेंगे कहां? प्रिंसिपल प्लेस में भी रखेंगे, एडिशनल प्लेस में भी रखेंगे, और ये मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा दोनों कवर करता है। मैं इसका एक समरी आप लोगों को दे दूंगा। मैनुअल में क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक में गवर्नमेंट बोलता है बैकअप रखना, पासवर्ड मेरे साथ शेयर करना। मैनुअल में बोलता है कुछ भी इरेज करोगे, कुछ भी काटा पीटी करोगे तो वहां साइन करना पड़ेगा। और मैनुअल में तो बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ बुक्स होंगे, तो एवरीथिंग शुड बी सीरियली नंबर्ड। रीड 8 and 9। कैन आई प्रोसीड अहेड? अब मैं बोल रहा हूं अगर मैं एजेंट हूं तो फिर मेरे पास प्रिंसिपल का भी डिटेल्स होना चाहिए। जैसे अभी तक क्लाइंट का डिटेल था, सप्लायर का डिटेल था, जहां गुड्स वेयर हाउस में रखे हैं उसका डिटेल था, तो इन द सेम फैशन अब मेरे पास डिटेलिंग होना चाहिए। एजेंट को रखना होगा डिटेल प्रिंसिपल का। यस और नो? प्रिंसिपल से कब गुड्स आ रहा है, कब जा रहा है, प्रिंसिपल का नाम, एड्रेस, एवरीथिंग हैज टू बी देयर। सब मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं ना? हाँ करते हैं। उसमें आपको क्वांटिटेटिव डिटेल्स पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। 12 मैन्युफैक्चरिंग का एलाबोरेशन है। मेरे ज्यादा समझाने का तो कुछ है नहीं, एंड समरी शीट अमेंडमेंट शीट में जुड़ा हुआ रहेगा। मेरे को अब ये डिटेल भी मेंटेन करना पड़ेगा इस सर्विसेज में मैं गुड्स क्या यूज कर रहा हूं। तो मेरे केस में सर्विस में क्या गुड्स यूज हो रहा है? पेन ड्राइव एंड स्टॉक, किताब का। तो बेटर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही आप मेंटेन कर लो। बुक्स कब आ रहे हैं, बुक्स कब इश्यू हो रहे हैं, और पेन ड्राइव कब आ रहा है, पेन ड्राइव कब इश्यू हो रहा है, मेरे को ये डिटेल्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अभी तक किस किस को कवर किया? रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा एजेंट को, वेयरहाउस कीपर को, ट्रांसपोर्टर को। यस और नो? अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले को भी हम लोग बोल रहे हैं कि चलो आपको बाकी रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करना ही है, बट सिंस यू आर इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कितना गुड्स आपने कंज्यूम किया, कितना सर्विसेज यूज किया, और क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया, यह भी मेंटेन करना है। बोलो। जाने का तो कुछ नहीं है ना, लर्निंग आप समरी से कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होगा, मैनुअल रिकॉर्ड्स कंपलसरी नहीं है, वो डिजिटली साइन रहे। ये रिकॉर्ड्स तब तक प्रिजर्व करने पड़ेंगे जो सेक्शन 36 में मेंशन्ड है। सेक्शन 36 में क्या मेंशन्ड है? एनुअल रिटर्न से 72 मंथ्स, या अपील जब डिस्पोज ऑफ होगा वहां से 1 साल, विच एवर इज लेटर। 17 CNF एजेंट का आप पढ़ लेना। 18 बोल रहा है गवर्नमेंट जब भी बोलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करना, यू हैव टू प्रोड्यूस द सेम। कैन वी प्रोसीड? कैन वी प्रोसीड?
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में आप जब भी मेंटेन करोगे आपको उसका बैकअप रखना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक में मेंटेन कर रहे हैं लेकिन ऑफिसर बोल रहा है मेरे को हार्ड कॉपी चाहिए, तो उसको हार्ड कॉपी डेफिनेटली दोगे। और इलेक्ट्रॉनिकली चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिकली दे दो वाया ईमेल। फाइल्स का डिटेल, पासवर्ड सब शेयर करना है आपको। मैं समझा रहा हूं, मैं इसका समरी नहीं लिखा रहा हूं कॉपी में। आई विल प्रोवाइड यू, जस्ट गो थ्रू फ्रॉम दैट। वेयर हाउस कीपर जो है उनको डिटेल्स फॉर्म ENR 1 में देना पड़ता है। वो लोग अगर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, वेयर हाउस कीपर कब रजिस्टर होगा? जब उसका रेंट इटसेल्फ 20 लाख क्रॉस कर जाएगा, तब वो सबसे वेयर हाउस रेंट पे जीएसटी लेगा। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उसका टर्नओवर 20 लाख के नीचे है, तो उसको फॉर्म ENR 1 में रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप एज अ वेयर हाउस कीपर। ट्रांसपोर्टर अगर मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड है तो वो एक ट्रांस आईडी अलग से ले सकता है बाय अप्लाइंग इन फॉर्म 2। एनरोलमेंट हम लोग किसका करा रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं वेयर हाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर। जीएसटी में आप लोग रजिस्टर्ड है, ठीक है, नहीं भी है तो आप एज अ वेयर हाउस कीपर रजिस्टर करवा लो। आप एज अ ट्रांसपोर्टर रजिस्टर करवा लो अपने आप को। इनफॉर्म ENR 1 ENR 2, और कभी डिटेल्स अमेंडमेंट होगा तो आप अमेंडमेंट करवा लेना। ये वापस ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस कीपर के रिकॉर्ड्स के बारे में बोला है। इनको मेंटेन करना है, गुड्स कहां से आ रहा है, किसको जा रहा है, कब जा रहा है, ऑल दोज।